हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 5 को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इंटरफेरेंस। आज उसका क्लास नंबर 6 है। इसके पहले की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे ना, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप लोगों को सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, यहाँ तक कि जो ज़्यादा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके डिटेल लेक्चर्स, वन शॉट वीडियो, सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके पहले की 5 क्लासेस भी उसी प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को ऐड भी कर देती हूँ। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स बाय योर बीएससी गाइड। आप जब इतना यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो मेरे चैनल पे फ़िज़िक्स की वीडियोस थर्ड सेमेस्टर की सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ तक कि प्लेलिस्ट वगैरह भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं हर बार आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक देती हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, उसमें लिखा रहता है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करके प्लेलिस्ट नीचे दी रहती है। तो आप वहां से जा कर के भी टैप करेंगे ना तो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये है न्यूटन्स रिंग। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट में भी बनते हैं, वेरी शॉर्ट में भी बनते हैं, और इनफैक्ट लॉन्ग में तो बहुत बार बने भी हुए हैं। तो न्यूटन रिंग क्या होता है पूरे का पूरा इसके डिटेल में बताऊंगी। और इसकी न्यूटन रिंग्स के ऊपर जो थिकनेस निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, सब कुछ पूरा का पूरा न्यूटन्स रिंग में आप लोगों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग कहीं और से स्टडी करें। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा लिखवाऊंगी भी, जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिख करके आना है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए। मेरे चैनल पे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, कॉपी पेन निकाल लीजिए और जितना मैं आप लोगों को लिखवाते जाऊँ उतना ही नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें लिखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो सबसे पहले न्यूटन रिंग्स की डिफिनीशन देख लेते हैं। इसको मैं बताऊंगी भी और आप लोगों को समझाऊंगी भी। आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैं लिख करके आई हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले समझ लेना है, फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते हुए चलना है। न्यूटन रिंग की डिफिनीशन है, न्यूटन रिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिंजेस ऑफ कॉन्स्टेंट थिकनेस एंड प्रोड्यूस्ड बाई एम्पलीट्यूड डिवीजन ऑन अ वेज शेप्ड फिल्म। देखिए, इसमें कह रहा है न्यूटन रिंग किसका एग्जाम्पल है, जो फ्रिंजेस बनती है कांस्टेंट थिकनेस की, मतलब जिसकी थिकनेस कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, एंड प्रोड्यूस बाई, और ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होती है, एम्पलीट्यूड डिवीज़न से। जो हमने वेज शेप्ड फिल्म पे पढ़ा तो उसमें जो एम्पलीट्यूड डिवीज़न होता है उससे ये प्रोड्यूस्ड होती है। ही गॉट डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर फ्रिंजेस, ये ब्राइट और डार्क होती है और सर्कुलर फ्रिंजेस के रूप में होते हैं, मतलब इस सर्कल के रूप में ये फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं, तभी तो ये रिंग के रूप में है ना। तो इसी को सर्कल के फॉर्म में होती है, तो इसी को न्यूटन्स का रिंग कहते हैं, मतलब न्यूटन्स रिंग कहते हैं इसको। ठीक, और इसकी मैं एक डिफिनेशन और आप लोगों को बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट न्यूटन रिंग अगर एक्सप्लेन करने को आता है तो आप ये पूरा का पूरा लिख दीजिएगा, आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम से न्यूटन रिंग कैसे बनती है ये मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। क्या लेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंगे, मतलब एक साइड जो होगा प्लेन होगा और दूसरे साइड कॉन्वेक्स के रूप में ये लेंस होगा। ठीक, और इसके नीचे हम एक क्या रख देंगे, ग्लास की प्लेट रख देंगे। क्या रख देंगे, ग्लास। ये क्या है, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, लिख भी देती हूँ। ये क्या है, प्लेनो
कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या, एक साइड प्लेन है और दूसरे साइड कॉन्वेक्स का रूप है। इसके नीचे हमने रख दिया ग्लास प्लेट। क्या रख दिया, ग्लास की प्लेट रख दी। तो अब इसके और इसके बीच में जो ये गैप रहता है या जो रख, जैसे ही हम लोग एक बाउल रखते हैं किसी एक सरफेस के ऊपर तो थोड़ा थोड़ा सा नीचे नीचे गैप नहीं रहता, तो इसी को ये इसको क्या कहते हैं, ये एयर फिल्म होती है। मतलब एयर की एक फिल्म बन जाती है और यही फिल्म जो बनती है ये सर्कुलर के रूप में होती है, रिंग के रूप में होती है। इसी को न्यूटन्स रिंग कहते हैं। ठीक, मैंने पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया। नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसकी एक और डेफिनेशन लिखेंगे। अगर न्यूटन रिंग पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने को आता है तो आप लोग ये डेफिनेशन लिखिएगा, आप लोगों को कहीं भी एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले। तो लिखेंगे व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is placed on the glass plate, then there form an air film between upper surface of the glass plate। पहले इतना पॉइंट समझिए, इसमें कह रहा है व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट। जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर रखा जाता है, देन देयर फॉर्म एन एयर फिल्म, जिसकी वजह से इसके बीच में एक एयर फिल्म बन जाती है अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट के अपर सरफेस में एयर फिल्म बन जाती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द thickness of this film increases from center to outward। इसमें कह रहा है जो थिकनेस है ग्लास प्लेट की, यहाँ पर देखिए कम है, फिर जैसे ही ये सेंटर से लेकर के बाहर तक जाते हैं तो ये जो ग्लास प्लेट की थिकनेस है वो बढ़ती चली जाती है। फिर आगे लिखेंगे when we falls a monochromatic light on it, then we get alternate bright and dark concentric circles। those concentric circles are known as Newton's ring। देखिए इसको समझिएगा, मैंने बता दिया कि जो थिकनेस होती है इस फिल्म की इंक्रीज़ होती चली जाती है सेंटर से। जैसे ही हम आउटवर्ड जाते हैं, सेंटर पे देखिए बहुत कम थिकनेस है, जैसे ही हम बाहर की तरफ जाते हैं थिकनेस बढ़ती चली जाती है। व्हेन वी फॉल अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑन इट, अगर हम इसमें एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल कराते हैं, देन वी गेट अ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क कोसेंट्रिक सर्कल, तब हम देखते हैं कि एक हमें ब्राइट और डार्क कोसेंट्रिक सर्कल्स मिलती हैं। क्योंकि देखिए ये हमारी लाइट रेज आई, सबसे पहले ये हमारी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ी और ये जा कर के जैसे कि ये यहाँ पर पड़ी, पूरी की पूरी ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ी, तो ये आने के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और मान लीजिए एक और रेज है जो हमारी सिर्फ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ी और ये भी क्या हो जाएगी, यहीं से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रे नंबर 1 मान लीजिए, इसको रे नंबर 2 मान लीजिए और इसको ए मान लीजिए। ठीक, समझ गए आप लोग। देखिए पहली जो रे आई ये हमारी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ी और ये जा कर के रिफ्लेक्ट हो गए। फिर दूसरी रेज आई जो कि ग्लास प्लेट तक भी
पहुंची और फिर इसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसी में क्या होगा कि ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेगी, या कह सकते हो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। इसी कोसेंट्रिक सर्कल्स को न्यूटन रिंग कहते हैं। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है और बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझा दी। अगर इससे पाथ डिफरेंस पूछा जाता है तो इसका जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, तो मैंने आप लोगों को पाथ डिफरेंस निकाल के बताया, लेकिन इसमें लैम्डा बाई 2 भी ऐड हो जाता है। तो ये क्या है, ये है इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस इज ऑफ न्यूटन रिंग, ऑफ न्यूटन्स रिंग। ठीक, तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा न्यूटन रिंग के डेफिनेशन अच्छे से समझा दी। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन कर लेना है। अब हम लोगों को 3 या 4 टॉपिक के ऊपर बात करना है। पहले तो ये देखिए, ये यहाँ से सेंटर से लेकर के ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ होती जा रही है इसकी थिकनेस। तो हम टी की वैल्यू निकालेंगे। ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा थिकनेस है, टी है। तो हम लोग थिकनेस निकालेंगे कि न्यूटन रिंग्स की थिकनेस क्या होती है। फिर उसके बाद हम जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ ग्लास प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, रेडियस है, तो हम लोग इसका डायमीटर भी निकालेंगे, न्यूटन रिंग की कितनी डायमीटर होती है। और इसमें लैम्डा मतलब इसकी वेवलेंथ भी निकालेंगे, कितनी रेस से अगर लाइट आती है तो कितनी वेवलेंथ पे वो मूव करेगी। और यहाँ पर लेंस है और ग्लास प्लेट है, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात होगी, क्योंकि एक रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है, फिर डेंसर से फिर रेयरर मीडियम में लाइट जा रही है, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी बात होगी। ठीक, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर करा दूंगी, ताकि एक भी टॉपिक इसमें से पूछा जाए ना तो आप लोग पूरा का पूरा अच्छे से करके भी आएँ। ठीक, और कमेंट करके आप लोग एग्जैक्ट डेट बताइए, आप लोग फिज़िक्स का एग्ज़ाम किस डेट पे है और किस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज में डालेंगे थिकनेस ऑफ न्यूटन्स रिंग। क्या डालेंगे, थिकनेस ऑफ न्यूटन्स रिंग। और ये थिकनेस कैसी किसकी बनेगी, एक तो हम कह सकते हो कि जहाँ पर मैक्सिमा बन रहा हो, मतलब जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा हो, तब जा कर के हम थिकनेस की वैल्यू निकाल लेंगे। और जहाँ पर मिनिमा बन रहा हो, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ पर, मतलब जहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बन रही हो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर बन रहा हो, वहाँ पर इसकी थिकनेस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा मैंने क्या बताया आप लोगों को कि हमें ये थिकनेस की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन 2 कंडीशन पे निकालेंगे ना, जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हो उसके लिए निकालेंगे, और जहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बन रही हो उसके लिए निकालेंगे। मतलब जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, वहाँ के लिए निकालेंगे, और जहाँ पर मिनिमा बन रहा है उसके लिए भी थिकनेस की वैल्यू निकालेंगे। तो ये न्यूमेरिकल में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि जहाँ पर पहला डाल लीजिएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या कह सकते हो जहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है वहाँ पर थिकनेस की वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने बताया कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, एन लैम्डा का होता है। अब ये वाले जो अभी हमने निकाला जो न्यूटन रिंग का पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस पाई बाई 2 होता है। इसको इसी के पाथ डिफरेंस के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमा के लिए निकाल रहे हैं और मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। ठीक, अगर हम एयर मान लेते हैं कि जो लाइट रेज है पहले रेयर से डेंसन जा रही है, तो हम यहाँ पर एयर मान लेते हैं। तो फॉर एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से जो म्यू की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2t
कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा और माइनस लैम्डा बाई 2 को उधर ले गए। ठीक, मैंने क्या बताया कि जो मैक्सिमा होता है उसका पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। फिर जो हमने न्यूटन रिंग्स के एक्सपेरिमेंट से पाथ डिफरेंस निकाला वो ये होता है, इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे। और जब हमारी जो लाइट रेज है वो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, तो म्यू की जगह 1 पुट कर दिया और पाई बाई 2 को इधर ले गए। अब जब इंसिडेंट रे पड़ रही है, जैसे कि हमारा ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंथ है, इस पे जब इंसिडेंट रे पड़ती है तो जो इसमें नॉर्मल बनता है वो नॉर्मल का जो रेडियस होता है वो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जो रेडियस होता है वो 0 डिग्री होता है, तो जो आर की जगह पे है वो 0 डिग्री कर देंगे, तो ये 2t cos 0 डिग्री इज इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम ले लेते 2n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। ठीक, और इसकी जगह पे cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 और लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो थिकनेस निकल के आएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा के लिए वो हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का ये 2 से हम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो कि मिनिमा के लिए देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर डाल लीजिएगा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा। ठीक, तो हम जानते हैं जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस आता है वो कितना आता है 2n+1 पाई और ये पाई बाई 2 आता है। और इसके लिए न्यूटन रिंग्स के लिए क्या होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस पाई बाई 2 को इसके इक्वल रख देते हैं, तो 2n+1 ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसके इक्वल रख दिया। और हम जानते हैं एयर के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है फॉर एयर म्यू इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक, तो इस वाली वैल्यू में रख देंगे, तो 2t cos r इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 को उधर ले आए तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि जो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए होता है, लिखेंगे फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जो r होता है वो 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पर r की जगह 0 डिग्री पुट कर देंगे, तो 2t cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो जाएगा 2n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 और ये माइनस का लैम्डा बाई 2 हो गया, प्लस का लैम्डा बाई 2 से माइनस का लैम्डा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास थिकनेस निकल के आई 2t इज इक्वल टू n लैम्डा आ गई और थिकनेस कितनी आ गई n लैम्डा बाई 2। ये किसके लिए है, अच्छे से लिख लीजिएगा, t इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2। ये किसके लिए है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या कह सकते हो मिनिमा के लिए थिकनेस की वैल्यू है। आप लोगों को ये भी फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, कहीं आप लोगों को न्यूमेरिकल में भी अगर पूछ लिया गया कि आप लोग थिकनेस बताइए न्यूटन रिंग्स की, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए आप लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और डिस्ट्रक्टिव मतलब जो डार्क फ्रिंजेस हैं उसके लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। अब इसके बाद थिकनेस तो हो गया कंप्लीट, तो अब हेडिंग डालिएगा डायमीटर ऑफ न्यूटन रिंग, मतलब न्यूटन रिंग की कितनी डायमीटर हो जाएगी। ठीक, तो हेडिंग डालिएगा डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग। इसको भी अच्छे से ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लीजिए। डायग्राम है, हमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जो कि एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा गया है। अगर हम ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को पूरा का पूरा मान लेते हैं, ये देखिए, अगर हम इसको पूरा का पूरा सर्कल बना लेते हैं तो इसको डैश डैश करके इसको पूरा सर्कल कर लेते हैं और ये जो पॉइंट है इसको m डैश मान लेते हैं और ये पॉइंट को m मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, ये o डैश है और इसको हम पूरा का पूरा ग्लास प्लेट से जो मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये o हो जाएगा। तो यहाँ से सेंटर से लेकर के ये जो दूरी है इसको हम रेडियस मान लेते हैं कि ये इसका रेडियस है। तो अगर हम लोग
यहाँ पर माने तो यहाँ पर भी तो इसका यही तो रेडियस होगा, ठीक। तो ये बी पॉइंट मान लेते हैं और बी पॉइंट से एक सी पॉइंट में नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं जो कि आर है। मतलब ये जो ओ डैश बी तक की डिस्टेंस है ये भी तो आर ही होगी ना। अगर हम सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर हम लेते हैं तो वो रेडियस ही कहलाती है। मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस है, तो सेंटर से लेकर के किसी और भी पॉइंट में तो ये भी तो रेडियस ही होगी ना। और हमने मान लिया कि ये बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट से एक नॉर्मल क्रिएट करते हैं जो कि सी पे हो गया, और इसकी जो डिस्टेंस है वो आर एन है, ठीक। इसकी डिस्टेंस भी आर एन है। और ये जो ये पॉइंट है मान लेते बी, और ये ग्लास प्लेट की जो पॉइंट है ये ए है। और मैंने क्या बताया, ये क्या होती है, ये इसकी थिकनेस होती है। तो ये हो गई इसकी थिकनेस, ये हो गया इसका रेडियस। और जब ये आर एन है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आर माइनस टी नहीं हो जाएगी, ये टी है और ये आर एन है तो ये आर माइनस टी हो जाएगी। दिख रहा है आप लोगों को? अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपरली ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो एम ओ, ये जो एम ओ एम डैश है ये क्या है, एम ओ एम डैश क्या है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। और जिस पे एक ग्लास प्लेट पे रखा गया है जिसकी जो थिकनेस है वो हमने टी मानी हुई है। और कहाँ पर टी है, जो ए बी की डिस्टेंस है ये हमने टी मानी हुई है। तो न्यूटन रिंग के जो रेडियस बन रहा है वो आर एन बन रहा है। रेडियस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अगर हम रेडियस को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डायमीटर बन जाता है। इतना हमारा रेडियस है, इतना अगर हम पूरा निकालें तो ये डायमीटर नहीं बन जाएगा। तो सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, जिस ये भी आता है एग्ज़ाम में, और इसका डायमीटर भी आता है। और सबसे पहले जो हमने ये कंसीडर किया है इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर एम ओ एम डैश बी द plano-convex lens is placed on a glass plate, let the thickness of air film formed between lower surface of plano-convex lens and upper surface of glass plate is T at AB। हमने क्या माना कि जो एम ओ एम डैश है वो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ग्लास प्लेट के ऊपर रखा गया है। और थिकनेस जो है एयर फिल्म की वो हमने क्या माना, जो कि लोअर सरफेस से बन रही है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, और अपर सरफेस से बन रही है ग्लास प्लेट की, तो वो क्या है, वो टी है। दैट इज़ ए बी के जो डिस्टेंस है वो टी है। तो अगर हम न्यूटन रिंग कंसीडर करते हैं तो लिखेंगे लेट अ न्यूटन्स रिंग is formed with m से जो न्यूटन रिंग बन रही है जिसकी रेडियस क्या है वो आर एन है, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब ये ट्रायंगल अच्छे से देखिएगा, जो ओ डैश है और ये सी है, ओ डैश सी और ये बी देखिएगा, ये ट्रायंगल देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस ट्रायंगल में हम कैपिटल आर का स्क्वायर निकालें, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब बेस क्या है, आर एन का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, आर टी माइनस टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू ना मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ डैश सी बी, ओ डैश बी का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर सी बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ बी का होल स्क्वायर क्या है, पूरा का पूरा रेडियस का होल स्क्वायर, ये क्या है आर एन का होल स्क्वायर, और ये क्या है आर माइनस टी का होल स्क्वायर। तो रेडियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RT प्लस टी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर लगा दिया। अब जो ये थिकनेस है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है,
तो ये जो टी है, मैंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो क्या हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, so its square will be negligible। तो दैट इज़ हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर को टेंस टू ज़ीरो रख देंगे। जब टी स्क्वायर की जगह ज़ीरो रख देंगे तो हमारे पास रेडियस का होल स्क्वायर आएगा आर एन का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस 2RT हो जाएगा। हमें ये वाला रेडियस चाहिए, ये वाला आर एन चाहिए, तब जा कर के हमें डायमीटर भी निकाल सकेंगे। तो हम यहाँ से देखिए कैपिटल आर का स्क्वायर से कैपिटल आर का स्क्वायर मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि आर का स्क्वायर है, इधर ले जाएंगे माइनस आर का स्क्वायर होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको इधर ले आते हैं तो 2RT इज इक्वल टू आर एन का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2RT इज इक्वल टू आर एन हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है। ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग, रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग। ठीक, तो रेडियस ऑफ न्यूटन रिंग तो हो गया, लेकिन अब हमें ब्राइट फ्रिंजेस के लिए भी निकालना है और डायमीटर निकालना है दोनों के लिए। तो जो रेडियस जो होगा डार्क फ्रिंजेस के लिए भी यही होगा और मतलब ब्राइट फ्रिंजेस के लिए भी यही होगा, लेकिन जो इसका डायमीटर होगा पूरा का पूरा डायमीटर निकालेंगे। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अलग डायमीटर होगा और जो डार्क फ्रिंजेस है उसके लिए अलग डायमीटर हो। इतना समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अब नेक्स्ट पेज में डालेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डायमीटर। तो लिखेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा जो थिकनेस आई वो कितनी आई थी, 2n-1 λ/4 आई थी। और जो रेडियस हमने निकाला है, अगर हम इसमें रेडियस की वैल्यू में जो कि आया है अंडर रूट 2RT आ जाए, ठीक, तो अगर हम रेडियस जो हमारे पास है तो इसकी जगह पे मल्टीप्लाई कर दे, ये थिकनेस की जगह पे टी वाली वैल्यू को यहाँ पर रख दे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2R तो आ जाएगा और टी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2n-1 λ/4 आ जाएगा। ठीक, तो जहाँ से 2 में से 2 सा 4 कैंसल आउट आ जाएगा, तो यहाँ से जो इसका रेडियस निकल के आएगा, ब्राइट फ्रिंजेस का रेडियस निकल के आएगा, वो कितना आएगा, अंडर रूट 2n-1 λ/2R आ जाएगा। ये किसका है, ये ब्राइट फ्रिंजेस का रेडियस है। अगर हम डायमीटर निकालें तो डायमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं DN से, क्योंकि nth फ्रिंजेस के लिए मतलब n हमने लिया था उसका रेडियस का RN, और डायमीटर के लिए निकालेंगे तो DN हो जाएगा। अगर हम 2 से रेडियस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम देखिए इतना हमारा पूरा का पूरा डायमीटर है और इतना हमारा रेडियस है, तो अगर हम इतना और कर दें, ये भी हमारा रेडियस होगा, तो 2 × R कर देंगे तभी हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। तो DN की वैल्यू निकाल लेते, 2 × RN हमें पास निकल के आ गया 2n-1 λ/2 और ये R हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल के आया, डायमीटर निकल के आया ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। इसी तरह डार्क फ्रिंजेस के लिए भी निकाल लेंगे, तो लिखेंगे फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो जो थिकनेस आई थी डार्क फ्रिंजेस के लिए वो n λ/2 आई थी। अगर हम रेडियस में t की वैल्यू रख दें तो अंडर रूट 2R, फिर t की जगह क्या रखेंगे, n λ/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रेडियस आएगा वो अंडर रूट n λR आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अगर डायमीटर निकालते हैं तो डायमीटर होता है 2RN, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n λR आ जाएगा। तो ये डायमीटर हो गया, किसके लिए हो गया, ये डार्क फ्रिंजेस के लिए डायमीटर भी निकल के आ गया। तो मैंने थिकनेस वाला भी बता दिया, रेडियस भी बता दिया, डायमीटर भी बता दिया। अब वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी है, जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है। वेवलेंथ का जो डेरिवेशन है वो एज इट इज़ एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो उसको भी पूरा अच्छे से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वेवलेंथ ऑफ न्यूटन रिंग।
तो यहीं नीचे ही हेडिंग डाल लीजिएगा, वेवलेंथ ऑफ, ये डाल लीजिएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग ने तो पूछता है डिटर्मिनेशन, यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा चाहे, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग न्यूटन रिंग्स। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? तो हम वेवलेंथ निकालेंगे। सबसे पहले जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका डायग्राम समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले देखिए यहाँ नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसका डायग्राम, फिर मैं लिखवा दूँगी। चाहे तो लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। तो यहाँ पर डाल लीजिएगा एक्सपेरिमेंटल, क्या डालेंगे पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को डायग्राम भी समझा दूँगी। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ न्यूटन्स रिंग, कैसे ये अरेंज हुआ, तो लिखेंगे लेट वी हैव अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस placed in a plain glass plate. There is a another plate which is दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, which is held at 45 degree with a plano convex lens. We fall, इतना लिख लीजिए, फिर आगे लिखेंगे we falls a light beam on this plate, कौन सी प्लेट पे, इंक्लाइन प्लेट पे, अभी मैं बताऊंगी, इंक्लाइन प्लेट। फिर उसके बाद लिखेंगे द लाइट विच गेट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द प्लेन ग्लास mirror and the interference pattern is seen at the lower and upper surface of the air film. Hence we obtain Newton's ring. देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लेना है, हमने ले लिया, जो कि एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखी गई है। अब हम मान लेते हैं कि ये एक सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है, लाइट जो आएगी और हम आगे यहाँ पर लेंस लगा देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, तो ये जो लाइट आएगी वो ये आएगी और डायरेक्ट सीधी चली जाएगी। फिर एक लाइट रेज आई जो कि सीधे आई, फिर एक ये सीधी है और ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते, और एक लाइट रेज आई फिर जा कर के, क्योंकि क्या होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट रेज आती है वो पूरी की पूरी स्प्लिट का, जैसे यहाँ से सोर्स से लाइट आई तो एक सोर्स से लाइट आई और यहाँ से जा कर के अलग अलग ये मूव हो गई, ठीक। तो यहाँ से ये लाइट रेज ये निकली, ये लाइट रेज ये गई, तो यहाँ तक पहुँची, यहीं पर पहुंचा देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम लोग एक क्या लगा देते हैं, एक ग्लास प्लेट और लगा देते हैं जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगी। तो ये जैसे ही इस पे टकराई, ये क्या करी, ये नीचे आ गई, ये इस पे टकराई और ये जा कर के नीचे आ गई ग्लास प्लेट पे, ठीक, ये आई
और ये ग्लास प्लेट पे, ये दूसरी वाली टकराई, दूसरी वाली भी ग्लास प्लेट पे आ गई, तीसरी वाली टकराई, तीसरी वाली भी ग्लास प्लेट पे आ गई। अब देखिए यहाँ से जो ये टकराई है तो ये भी तो प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, ये भी तो रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी रिफ्लेक्ट करा, ये भी रिफ्लेक्ट करा, ये भी रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक। लेकिन जो लाइट रेज आ रही है वो यहाँ से आ रही है। अब हम लोग अगर हम इसका डॉट डॉट करके ऊपर मिलाएंगे तो अब तो यहाँ पर हम लोग एक और लेंस लगा करके देखेंगे जहाँ पर सारी लाइट जो होगी वो कन्वर्ज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से यहाँ पर देखते हैं, ठीक, तो हमें लाइट रेज देखने को मिलेगी। अब मैं समझाती हूँ इसमें क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है लेट वी हैव अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। फिर कह रहा है प्लेस्ड इन अ ग्लास प्लेट, जो कि ग्लास प्लेट के ऊपर रखा गया है। देयर इज़ अनदर प्लेट विच इज़ हेल्ड एट 45 डिग्री विद अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, हमने एक अनदर लेंस ले लिया, अरे अनदर प्लेट ले लिया जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? एट 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के साथ। फिर हमने कहा कि वी फॉल अ लाइट बीम ऑन दिस प्लेट, हमने यहाँ से सोर्स से लाइट बीम इस प्लेट पे टकराई, ठीक। तो क्या हुआ? इंक्लाइंड प्लेट पे द लाइट विच गेट रिफ्लेक्टेड टूवर्ड द प्लेन ग्लास मिरर एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न इज सीन एट द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द एयर। इसमें कह रहा है जब ये जो सोर्स से लाइट हमारी टकराई तो ये जा कर के प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से भी टकराई, और टकराने के बाद क्या बनाई? जो लोअर सरफेस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का और जो ग्लास प्लेट का अपर सरफेस है, इसमें हमें क्या देखने को मिला? एयर फिल्म देखने को मिली। और जो यही एयर फिल्म है ये इसको क्या कहते हैं? न्यूटन रिंग कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को, मैंने अच्छे से बता दिया। देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, ग्लास प्लेट लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक इंक्लाइंड प्लेट और ली और जिस पे सोर्स से लाइट हमने यहाँ पर डाली, तो हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया ताकि सोर्स से जो लाइट निकली है, वो रेज निकली है, वो अलग अलग जा कर के प्लेन पे टकराए, और ये टकराने के बाद ये हमारी इस पे भी टकराए, क्योंकि इंक्लाइंड पे टकराएगी तो यहाँ से लाइट रेज आई और यहाँ पर जा कर के हमारी इससे भी टकराई, और हम जानते हैं कि ये भी लेंस है तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट रेज को। और हमने यहाँ पर पीछे इसको सीन करके देखा ये टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से, तो हमने देखा कि यहाँ पर पैटर्न सीन हो रहा है, ठीक। ये मतलब यहाँ से लाइट रेज आ रही है और यहाँ पर क्या होगा? न्यूटन रिंग हमारी बन जाएगी, ठीक। तो आगे यहाँ पर लिखते हैं कि अगर हम इसका ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही आप लोगों को लिख के भी आना है। सबसे पहले इसका रेडियस निकालेंगे, इसका डायमीटर निकालेंगे, फिर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इसकी वेवलेंथ क्या होगी, फिर डार्क फ्रिंजेस के लिए इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो यहाँ से लिखिएगा, हम जानते हैं जो रेडियस का स्क्वायर होता है वो 2RT होता है, मतलब RN इज इक्वल टू √2RT होता है ना। तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे लिखेंगे वेयर RN be the radius of Newton ring and T be the thickness of air film, so जो डायमीटर होगा इज गिवन बाई वो क्या होगा? DN इज इक्वल टू 2RN हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दें तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा DN का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 और ये RN का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से RN का होल स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो DN का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू RN की जगह पे रख देंगे 2RT, तो ये क्या हो जाएगा? DN का होल स्क्वायर हो जाएगा 8RT। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो था, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ये हो गया हमारा रेडियस और ये हो गया हमारा डायमीटर, ठीक। अब हम इसके बाद ब्राइट फ्रिंजेस की वेवलेंथ निकालते हैं और फिर डार्क फ्रिंजेस की भी वेवलेंथ निकालते हैं। तो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंजेस
ब्राइट फ्रिंजेस की वेवलेंथ देखेंगे, जो कि हम जानते हैं जो थिकनेस होता है ब्राइट फ्रिंजेस का वो होता है 2n-1 λ/4 होता है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से जो था क्या था, dn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8r/t था। तो t की जगह पे इसमें रख देते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा dn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8r और t की जगह पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2n-1 λ/4, 4 1 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से dn का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2r लैम्डा और ये हो जाएगा 2n-1। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या निकल के आया, डायमीटर निकल के आया। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इफ़ वी हैव n+pth न्यूटन रिंग है, अगर n+pth न्यूटन रिंग है तो जो डायमीटर हो जाएगा n+pth के लिए हमने n के लिए निकाला था, अगर हमें n+pth न्यूटन रिंग है तो n+pth का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r लैम्डा, ये 2n की जगह पे क्या रख देंगे n+p रख देंगे और ये -1 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d स्क्वायर n+pth के लिए 2r लैम्डा और ये 2n फिर 2p -1 आ जाएगा। तो ये हमारे npth के लिए भी निकल के आ गया। पूरा अच्छे से ध्यान से समझिएगा, पहले हमें थिकनेस पता है, फिर इक्वेशन नंबर 2 पे थिकनेस की वैल्यू रख दी तो हमें dn का स्क्वायर हमें nth के लिए निकल के आ गया। फिर अगर हमारे पास n+pth न्यूटन रिंग है तो उसके लिए भी डायमीटर निकल के आ गया। तो अब आगे लिखेंगे यहाँ से, अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देते हैं तो आएगा हमारे पास डी स्क्वायर n+p माइनस डी स्क्वायर n, जो कि आ जाएगा, अगर हम 2r लैम्डा को बाहर ले लेते हैं तो 2n+2p -1 -2n+1 आ जाएगा। तो -1 में से +1 कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस का 2n में से माइनस का 2n कैंसल आउट हो जाएगा। तो डी स्क्वायर n+p माइनस डी स्क्वायर n कितने इक्वल आएगा 2r लैम्डा माइनस 2p के इक्वल आ जाएगा, जो कि डी स्क्वायर n+p माइनस डी स्क्वायर n इक्वल आ जाएगा 4r लैम्डा p के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जो लैम्डा की वेवलेंथ की वैल्यू है वो हमारे डी स्क्वायर n+p माइनस डी स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 4r p, इसको कैपिटल P ले लेते हैं, ठीक, कैपिटल P के इक्वल आ जाएगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपके पास dn+pth का डायमीटर दिया हो और dn का डायमीटर मतलब डायमीटर nth टर्म का डायमीटर दिया हो तो इसमें वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे, इसमें भी वैल्यू रख करके स्क्वायर कर देंगे। 4 × r, r क्या है हमारा रेडियस है और ये हमारा जो p हो जाएगा ये pth टर्म वाला हो जाएगा, ठीक। तो उसमें दिया भी होगा, तो आप लोग ये वाले फॉर्मूला पे वेवलेंथ निकाल सकते हैं। किसके लिए निकाल सकते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसका डायमीटर देखते हैं हम, सॉरी वेवलेंथ देखते हैं जब हमारे पास डार्क फ्रिंजेस दी गई हो। तो आगे लिखेंगे फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए देखते हैं, डार्क फ्रिंजेस के लिए जो थिकनेस होती है n λ/2 होता है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से ये हो जाएगा डी स्क्वायर n इज इक्वल टू 8r n λ/2, 2 1 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा dn का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये r n लैम्डा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक। और अगर हमारे पास इफ़ वी हैव n+pth न्यूटन रिंग है तो हम कह सकते हैं डी स्क्वायर n+p के लिए निकाले तो 4r और n की जगह पे n+p कर देंगे और ये लैम्डा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 5 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर n+p माइनस डी स्क्वायर n इज इक्वल टू 4r लैम्डा n+p माइनस n में से n कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास बचेगा डी स्क्वायर n+p माइनस डी स्क्वायर n इज इक्वल टू 4r लैम्डा p हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो लैम्डा निकल के आया वो डी स्क्वायर n+p माइनस डी स्क्वायर n अपॉन 4r p। हमने देखा कि जो ब्राइट फ्रिंजेस की है और जो डार्क फ्रिंजेस की, इसकी लैम्डा की वैल्यू एज इट इज़ सेम टू सेम आ रही है। तो अगर हम कोई भी फार्मूला निकाले तो वेवलेंथ जो आएगी न्यूटन रिंग की वो इसी फार्मूला से निकल करके आएगी। तो मैंने आप लोगों को थिकनेस पढ़ा दिया, रेडियस पढ़ा दिया, डायमीटर पढ़ा दिया, वेवलेंथ पढ़ा दिया। अब लास्ट
इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि अगर हम न्यूटन रिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालें, तो उसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फैबरी प्रेयोट इंटरफेरोमीटर दोनों पढ़ा दूंगी, तो पूरा का पूरा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, तो मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप डिटेल लेक्चर सारे यूनिट के देखते हैं ना, तो आप लोगों को उसी में आप लोगों को आंसर भी मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने सब का सब कवर कराया है। और आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है उसको भी मैंने पूरा का पूरा डिटेल में लिखवाते भी गई हूँ। बाकी कोई भी डाउट होता है मुझसे पूछ लिया करिए। अब लास्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ न्यूटन रिंग। देखिए, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो हम जानते हैं रेडियस होता है आर एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2RT होता है, हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर उसके बाद हम जानते हैं DN का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8RT होता है, मतलब रेडियस और डायमीटर हमें पता है। इसको पहला इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। और हम जानते हैं कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दें, जो कि होता है 2n-1, ये माइनस है, ठीक, -1 π/4 ये हमारी वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू मिल जाती है 2n-1 λ/4u। तो इक्वेशन नंबर 2 में t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dn का स्क्वायर इज इक्वल टू 8r 2n-1 λ/4u हो जाएगा। 4 1 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास डायमीटर का स्क्वायर निकल के आया 4r λ/μ 2n-1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में हो गया, ठीक। अगर हमारे पास n+pth ब्राइट फ्रिंजेस दिया गया है, तो देन इट्स डायमीटर, उसका जो डायमीटर होगा n+pth के लिए वो भी इसी तरीके से हो जाएगा, d स्क्वायर n की जगह n+p और 2r λ/μ, और n यहाँ पर n की जगह n+p रख देंगे, 2n+p-1 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा d स्क्वायर n+p इज इक्वल टू 2r λ/μ और 2n 2p फिर -1। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो 4r λp अपॉन d स्क्वायर n+p माइनस d स्क्वायर n आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से dn स्क्वायर की जगह 8RT रख देंगे। तो ये तो हमारा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए निकल के आ गया। तो अगर हम इक्वेशन नंबर मतलब यहाँ पर रख भी सकते हैं तो और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम डार्क फ्रिंजेस के लिए निकालें तो म्यू टी इज इक्वल टू n λ/2 हो जाएगा। तो टी की जो थिकनेस की वैल्यू n λ/2 म्यू हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे थिकनेस की जगह, तो 8r और n λ/2 म्यू हो जाएगा। 2 1 जा 2 4 जा 8, तो dn का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r n λ/μ। इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। फिर उसके बाद n+pth फिल्म के लिए निकाल लेंगे। फिर 7 में से इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हमें ये क्या निकल गया, डार्क फ्रिंजेस के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ गया। नहीं समझ में आया, आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए अच्छे से, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे ना, तब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। इसको देख लीजिए और सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरा का पूरा टॉपिक न्यूटन रिंग वाला पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने थिकनेस, डायमीटर, वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका रेडियस सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। मेरी हर वीडियो शाम को 5 बजे मिल जाएगी, 7 बजे मिल जाएगी। अब एग्ज़ाम क्लोज़ आ रहे हैं तो मैं और भी टाइमिंग पर वीडियो दूँगी। 5 से 7 बजे के बीच में आप लोगों को एक और भी वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फैबरी प्रेयोट इंटरफेरोमीटर पढ़ा दूंगी। तो गुड बाय एंड स्टे सेफ।